वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में जो हमारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनमें कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे पंचायती राज के, उनको हम और जो है अच्छे से कवर कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, तो उनमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है उनकी ज़रा हम बात करेंगे यहाँ पे। पहला टॉपिक है पंचायत सचिवालय या ग्राम सचिवालय। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ग्राम स्तर पर कार्यों को करने के लिए, है ना, एक व्यवस्था बना दी गई है कि ग्राम स्तर पर कार्यों को करने के लिए हम बनाएंगे ग्राम सचिवालय, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी का ऑफिस भी होता है। तो वही सब है। ग्राम पंचायत के कार्यालयों, उनकी बैठकों का आयोजन तथा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। हालांकि लिखा है ना आवास, कोई सचिव गांव में नहीं रहता है, ध्यान रखना, कोई भी नहीं रहता। वर्तमान में एक पंचायत भवन की लागत करीब 17.46 लाख है। वो डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 17.46 लाख है तो 17 लाख में ही बनेगा, कम में नहीं बन सकता। कम में भी बनते हैं, जहाँ पे पंचायतें छोटी हैं वहाँ पे छोटे भी बनते हैं, जहाँ पे पंचायतें बड़ी हैं वहाँ बड़े भी बनते हैं। जैसी आबादी है उस हिसाब से बनते हैं, लेकिन हाँ एवरेज जो है वो 17.4 लाख ही है। भवन में एक बैठक हॉल जरूर होता है। 2 कार्यालय कक्ष होते हैं, एक होता है प्रधान जी के बैठने के लिए, एक होता है सचिव के बैठने के लिए। इसके अलावा सफाई कर्मियों के लिए आवास होता है वहीं पे, और शौचालय वगैरह का निर्माण कराया जाता है। और ये जो निर्माण है ये पंचायतें स्वयं करती हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन हेतु केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि ग्राम पंचायतों के ऑन सोर्स रेवेन्यू यानी OSR हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, से ग्राम निधि में उपलब्ध धनराशि तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमान्य धनराशि से इनका खर्चा किया जाएगा, ठीक है। हाँ, ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाला व्यय फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, मानदेय इत्यादि के भुगतान से संभावित व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। यानी पंचायत घर को चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको हम GPDP में मेंशन जरूर करते हैं, ध्यान रखना कि साहब जब GPDP हम लोग बनाएंगे तो हमें इतना प्रधान का मानदेय देना है, इतना पंचायत सहायक का मानदेय देना है, वो GPDP में अपलोड करना ज़रूरी है। यही तो लिखा है वार्षिक कार्य योजना। वार्षिक कार्य योजना क्या, यही तो है। तो GPDP में इनका अपलोड करना आवश्यक होता है, वरना फिर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पैसा फिर कहाँ से आएगा। GPDP में आपने मेंशन कर दिया तो सरकार पैसा भेजती है, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब पंचायत भवन में क्या क्या होता है वो देखो। एक पंचायत घर में आपको क्या क्या मिलेगा, तो विभिन्न योजनाओं या स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण या फिर निर्गत आदेश, जो भी आदेश जो जारी होते हैं, पंचायत घर से भी कुछ आदेश जारी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, वो सब आपको सचिवालय में मिलेंगे। दूसरा, BPL परिवारों की सूची भी यहाँ आपको मिलेगी। BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची भी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने वालों के आवेदन पत्र भी यहाँ होने चाहिए। जन्म मृत्यु पंजीकरण का प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत की आय व्यय से संबंधित पुस्तिका, बिल वाउचर, उपस्थिति पंजिका, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियाँ, ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP कार्य योजना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कार्य योजना की प्रति, ठीक है। अब ये हमने इतना कुछ देख तो लिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुत सारे जो पंचायत घर हैं वो चालू अवस्था में ही नहीं है। जैसे अभी जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पर एक आध तो मतलब अभी मेरे पास 5 पंचायतें हैं, तो एक आध तो पंचायत घर ठीक ठाक है, चालू अवस्था में कह सकते हैं उसको, लेकिन कुछ पंचायत घर ऐसे हैं जो बिल्कुल खंडर हो चुके हैं, बिल्कुल ही खंडर है, वहाँ कुछ है ही नहीं। कैमरे हैं, उनमें वायर नहीं है, ना लाइट है, वो बंद पड़े हैं, मॉनिटर एकदम फुके पड़े हैं, ठीक है, और बैटरी वगैरह जो है
वो इन्वर्टर जो है वो प्रधान जी अपने घर उठा के ले गए हैं, कंप्यूटर घर उठा के ले गए हैं। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं। तो जब आप नौकरी में आ जाओगे तो ये चैलेंजेस हैं, ये आपको फेस करने पड़ेंगे। अब सरकार तो ये कह रही है कि सारा काम पंचायत घर से ही करो, लेकिन वास्तविकता ये है कि पंचायत घर से काम बहुत कम होता है। दूसरा, एक सच्चाई मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पंचायत घर ऑन रोड होते हैं ना, जैसे रोड पर ही है बिल्कुल, तो वो आपको चालू मिल जाएगा, क्योंकि रोड पर है तो अधिकारी वगैरह आते रहते हैं, वहाँ पर जाते रहते हैं तो चालू रहता है। लेकिन जो थोड़ा अंदर है, जैसे रोड से 10 किलोमीटर अंदर है, 15 किलोमीटर अंदर है, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये एक समस्या है पंचायत भवन के साथ, ये प्रॉब्लम है जिसको दूर होना चाहिए। समस्या को दूर कैसे हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। ये दूर हो सकते हैं पंचायत सहायक और प्रधान जी के प्रयासों से, क्योंकि यही दोनों इसको अच्छे से सही कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो अब लोग मुझसे कहेंगे आप क्यों नहीं सही करा रहे हो अपना। तो हम देखिए, हम उसके लिए केवल जो है कह सकते हैं कि आप इसको ठीक करा लो, क्योंकि हम तो सप्ते में एक ही दिन जाएंगे ना भाई। हम सप्ते में, ऐसा थोड़ी है कि सप्ते के 7 दिन हम उसी पंचायत पर रहें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िले पर भी मीटिंग होती है, ब्लॉक पर भी मीटिंग होती है, अटेंड करना होता है। तो हम तो एक ही दिन जाएंगे वहाँ पे, बाकी 6 दिन तो प्रधान जी और पंचायत सहायक ही वहाँ मौजूद है ना, तो उनका यहाँ पर जो इच्छा शक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे लिखे तो हैं, लेकिन कुछ ही पंचायतों पर आपको ये मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। पंचायत सहायक द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड व संभव डिजिटली कंप्यूटर पर मेंटेन किया जाएगा। पंचायत सहायक व उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी की दैनिक उपस्थिति ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उक्त उपस्थिति के सापेक्ष मानदेय व वेतन भुगतान की व्यवस्था भी बनाई जाएगी, है ना। तो हाँ, ये तो खैर ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ कि सफाई कर्मियों का जो उपस्थिति रजिस्टर होता है वो पंचायत पर ही होता है ना। तो ये ठीक है। अब हम देखते हैं पंचायत सहायक की क्या भूमिका है आपके काम में। ग्राम सचिवालयों में ग्राम पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा पंचायत के निम्न महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया जा रहा है। ग्राम सचिवालयों का, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ग्राम सचिवालयों का प्रतिदिन संचालन कुछ जगह हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा। ई ग्राम स्वराज व पंचायत गेटवे पोर्टल का संचालन ये तो ज़िंदगी में नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते भाई। 100 में 1 अगर करने वाला निकला है तो बहुत बड़ी बात है। ई ग्राम स्वराज चलाना पंचायत सहायक के बस की बात नहीं है। ग्राम पंचायत विकास योजना की ऑनलाइन एंट्री करना, काम ये करना चाहिए बट नहीं होता, जो स्थिति है वो बता रहा हूँ। राज्य तथा केंद्र वित्त से पंचायत को प्राप्त धनराशि के पेमेंट आदि का हिसाब रखना ज़िंदगी में न रख पाएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अंत्येष्टि स्थल आदि का भुगतान ग्राम पंचायत सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से कराया जाना है। कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता भाई, कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, आज के 10 साल बाद हो सकता है जो पंचायत सहायक है वो कंप्यूटर में इतना जो है अच्छे हो जाएं कि वो कर पाएँ, बाकी तो अभी की स्थिति के अनुसार इनके बस की बात नहीं है। एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ना, ये आदर्श हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो वास्तविक है। पेपर में आदर्श को ही आपको सही करना है। वास्तविक स्थिति इसलिए बता पा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं इसी जॉब में हूँ। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में हो रहे व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की देखरेख, हाँ ये काम वो करता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय की रेट्रोफिटिंग सर्वे का कार्य ये भी कर लेता है। SBM ग्रामीण के अंतर्गत ODF प्लस का कार्य ये भी कर देता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की रिपोर्टिंग ये भी करता है। ग्राम पंचायतों पर समय समय पर आयोजित स्वच्छता कार्यों की रिपोर्टिंग ये भी कर देता है, अगर आप बोलोगे तो। ग्राम सचिवालय में स्थापित जन सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण जनों की आवश्यक अभिलेख व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। कुछ जगह ये जो ऐसे बोलते हैं CSC अब कुछ जगह CSC जो है चालू है या कुछ जगह CSC सेंटर बन गया है, बहुत सारी जगह बना ही नहीं है। CSC सेंटर मतलब एक बड़ा सा कमरा, उसमें कंप्यूटर वगैरह रखा होगा, इंटरनेट की व्यवस्था होगी तो बहुत जगह CSC है तो वहाँ चल नहीं रहा है, बहुत जगह CSC है ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन जब बन गया है उनमें से भी ज़्यादातर जगह चालू नहीं है। कुछ ही जगहों पर जो है पंचायत सहायक जहाँ होशियार हैं, जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज है, वही इनको चला रहे हैं, वरना तो CSC का कमरा बन गया है। बस इतना ही है, जो स्थिति है यही है। ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग करना पंचायत सहायक करता है। समय समय पर निदेशालय, जिला प्रशासन व अन्य विभागों द्वारा ग्राम पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर
अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को सौंपे गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। खैर ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इनका मानदेय भी मैं आपको बता दूं, मानदेय कितना है। तो इनका मानदेय है 6,000 रुपया, ध्यान रखना। अन्य दायित्व तो क्या है पंचायत सहायकों के, भाई देख लो। ग्राम सचिवालय व ग्राम पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने व संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कुछ खोलते हैं, कुछ नहीं खोलते। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के व्यक्तिगत लाभार्थी की सूचना ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करनी होगी। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं की पात्रता और लाभार्थियों के बारे में आवश्यक जानकारी कंप्यूटर में मेंटेन की जाएगी। ग्राम पंचायत में पात्र सभी व्यक्तियों आवश्यकता अनुसार उपरोक्त योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे पंचायत सहायक। ग्राम पंचायतों में कोई व्यक्ति यदि किसी योजना से संबंधित जानकारी चाहता है अथवा कंप्यूटर के माध्यम से कोई कार्य संपादित करना चाहता है तो उसमें पंचायत सहायक को उसकी सहायता करनी होगी। करते हैं। पंचायत सहायक द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व पेयजल के यूजर चार्ज की नियमित रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य भी किया जाता है ना। ये काम करते हैं। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा तथा ग्राम प्रधानों के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अब इनमें से ज़्यादातर काम हो नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि इनका मेहनताना बहुत कम है। वेतनमान केवल 6,000 रुपया है। तो 6,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट तो होता नहीं है। ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से इन्हें इसका मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि हम बहुत ज़्यादा काम पंचायतों में करें। ज़्यादातर पंचायतों में जो काम हो रहा है पंचायत सहायकों के द्वारा, वो एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में ही हो रहा है। ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो अपना पंचायत सहायक की नौकरी भी कर रहे हैं, अपना खाली टाइम में पढ़ते रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। इस वजह से जो है अब इनका मानदेय मेरे हिसाब से कम 10,000 होना चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि हाँ ठीक है भाई, ये लोग जो है अपना काम ढंग से करेंगे। इतने कम पैसे में तो काम कोई कैसे ही कर पाएगा, ये बात है। ठीक है। अब CSC की पंचायत भवन में सह स्थापना, पंचायत भवन पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तथा पंचायत में ई-गवर्नेंस की स्थापना, ये भी एक टॉपिक है, देख लो। डिजिटल इंडिया मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायत राज मंत्रालय ने मिशन मोड दृष्टिकोण में देश की सभी पंचायतों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए एक योजना तैयार की थी। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का एक अभिनव पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन की प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करना है और पंचायतों की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा दक्षता के संवर्धन का प्रयास करना है। यानी बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम जो ई-गवर्नेंस है उसको गांव तक पहुंचाएं और लोगों की जो मुश्किलें हैं उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से गांव में ही हल करने का प्रयास करें। कोई फॉर्म ऑनलाइन करना है, कोई प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई फॉर्म वगैरह भरना है तो गांव से ही भर जाए, वो उन्हें बार बार शहर ना भागना पड़े। यह परियोजना नियोजन, निगरानी, कार्यान्वयन, बजट की सृजन, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा, IGS आधारित नियोजन और तमाम तरह के प्रमाण पत्र, लाइसेंस जारी करने जैसी नागरिक सेवाओं के निष्पादन सहित पंचायतों के कामकाज के सभी पहलुओं से संबद्ध है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के लिए सुलभ बनाना, जो मैंने आपको बताया वही है। आम आदमी अपने आवास के नज़दीक के इलाके में सामान्य नागरिक सेवाओं का लाभ किसी वितरण आउटलेट जैसे ग्राम पंचायत भवन स्थित सचिवालय आदि के माध्यम से उठा सकें और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। यह भी ई पंचायत की प्रमुख उद्देश्य है। कॉमन सर्विस सेंटर और ग्राम पंचायतों में समन्वय के माध्यम से भारत की पंचायतों बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन 2019 में अगस्त महीने में 21वें दिवस पर हस्ताक्षरित हुआ, यानी 21 अगस्त 2019 को ही आया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत भीम ऐप के साथ अब तक 1,52,830 के करीब कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए हैं, जबकि पंचायतें करीब जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। नहीं, पंचायतें ज़्यादा नहीं है, पंचायतें तो कम है, पंचायतें 56-57 हज़ार है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर शुल्क के रूप में 30 रुपये प्रति आवेदन निर्धारित है। ठीक है।
30 रुपया है, लेकिन ये लोग 50 भी ले लेते हैं और कोई मना भी नहीं करता, हम भी मना नहीं करते हैं। इसलिए मना नहीं करते हैं कि यार 6000 रुपया तो वो ले रहा है, और ठीक है अगर 50 रुपया भी ले रहा है और आपका गांव पे ही काम कर रहा है तो क्या बुरा है भाई, ठीक है तब चलता है। ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को पारंपरिक स्थानीय निकाय सहित पंचायती राज संस्थान के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 2020 में लॉन्च किया गया था। ऑडिट ऑनलाइन ने वास्तव में अपने क्रियान्वयन के वास्ते पंचायती राज संस्थाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त किया है। ऑडिट ऑनलाइन का मतलब है कि आपको अपनी पंचायत का ऑडिट कराना है तो आप ऑनलाइन जो है आवेदन कर दो, उसके बाद आपको डेट मिल जाएगी, फिर ऑडिटर आएंगे और जांच वगैरह करेंगे और फिर जो है काम आगे बढ़ेगा। और राज्य पंचायत के लेखों के ऑडिट सुनिश्चित करने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है। ई ग्राम स्वराज मंत्रालय ने 24 मार्च 2020 को ई पंचायत मिशन मोड के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के लिए एक कार्य आधारित व्यापक एप्लीकेशन ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया था। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं जैसे नियोजन, बजट, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंध, ऑनलाइन भुगतान आदि का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने का काम करता है। देखो पंचायत का जितना भी पेमेंट होता है ना, जितना भी पेमेंट होता है वो ई ग्राम स्वराज के थ्रू ही होता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखांकन तथा निगरानी संबंधी कार्यों को एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन स्थानीय सुशासन निर्देशिका और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ई ग्राम स्वराज पोर्टल के संयोजन से ग्राम पंचायत की गतिविधियों की रिपोर्टिंग तथा ट्रैकिंग की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ग्राम पंचायत की संपूर्ण प्रोफाइल, पंचायत के वित्त विवरण, पंचायत की संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के माध्यम से संचालित गतिविधियां, अन्य मंत्रालयों एवं विभागों की पंचायत की जानकारी जैसे जनगणना 2011, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि जैसी पंचायत संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए एक एकल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा टॉपिक था, इसको भी देख लो ज़रा। इसके अलावा दूरसंचार विभाग देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को लागू कर रहा है। 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हो चुका है। ध्यान रखिएगा, भारत नेट के पहले चरण के अंतर्गत 1,23,000 ग्राम पंचायतों में से लगभग 1,22,000 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया था। शेष ग्राम पंचायतों से जुड़ने के लिए दूसरे चरण का क्रियान्वयन जो है प्रगति पर यानी काम चल रहा है। भारत नेट के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,44,000 आवंटित ग्राम पंचायतों में से 77,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया, यानी यहाँ पर इंटरनेट पहुँचा दिया गया है। तिरुवनंतपुरम की पुल्लमपारा केरल की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बनी। ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। पुल्लमपारा अपने निवासियों के बीच संपूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत है। डिजिटल साक्षर का मतलब है कि ये लोग जो है अपना सारा काम ऑनलाइन ही कराते हैं और वहाँ से ऑनलाइन हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022 में श्रेणी फर्स्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता था। तो ये वो आज का हमारा टॉपिक जो हमने यहाँ पर पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नए पॉइंट्स मिले होंगे। इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर आप जो है अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं और क्विज लगाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज। मात्र 400-500 रुपये में है, जहाँ पर आपको कंप्लीट लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी तैयारी के अनुसार आपको क्विज लगवा दिए जाएंगे जो आपको तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC की BPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें
सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहें तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।